Hello students, how are you? Hope you are doing good. Okay, so last lecture में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज अंडरगोइंग लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. उसके जो कॉजेस थे ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वी हैड वेरी वेल सीन दैट इन डिटेल. तो ये कॉजेस जान के हम क्या करेंगे, उन कॉजेस को हम जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे बाय टेकिंग प्रॉपर मेजर्स टू इम्प्रोवाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर्स प्रोडक्टिविटी. तो आज का हमारा टॉपिक वही है, दैट इज मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. तो पहले ये समझते हैं कि ये मेजर्स अगर हम लेते हैं तो क्यों लेते हैं, इससे क्या क्या होगा. एक बार हमें रीजन मालूम पड़ जाए, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मेजर्स हमें लेने हैं. इन शॉर्ट हम अभी ये देखेंगे कि ये मेजर्स क्यों लेने हैं और फिर देखेंगे कि मेजर्स लेने हैं लेकिन उसमें हमें क्या करना है, कौन से मेजर्स लेंगे वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है. सो लेट अस किक स्टार्ट विथ द रीजंस ऑफ taking measures to improve agriculture productivity. On your screen, low productivity in agriculture sector shows backwardness of agriculture sector. जितनी प्रोडक्टिविटी लो होगी उतना ही एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड है ऐसा माना जाएगा. और ये बात इंडिया के केस में अगर आती है तो हमें बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. और एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने के बावजूद अगर हमारा प्रोडक्शन लो लेवल पे रहता है तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी शोन एज अ बैकवर्ड सेक्टर इफ वी डू नॉट टेक दिस मेजर्स एंड इफ द प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो. सो इन शॉर्ट ये मेजर्स हमें क्यों लेने हैं, ताकि प्रोडक्टिविटी को हम इंप्रूव कर सकें और एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकवर्ड होने से रोक सकें. अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो क्या होगा, देखो. इफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस देन इनकम ऑफ रूरल इकोनॉमी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर फार्मिंग ज्यादातर कौन से एरिया में होता है, रूरल एरियाज में होता है. सो इनकम ऑफ रूरल इकोनॉमी विल इंक्रीज विच विल फोर्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ऑल्सो, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही दूसरे दो सेक्टर्स भी जुड़े हुए हैं. हमने देखा था दैट एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्री फॉर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स, और यही फिनिश गुड्स का फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको खरीदने के लिए बैंकिंग होगा, उसको स्टोर करने के लिए वेयरहाउसिंग होगा. तो अलग अलग सर्विसेज भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है. सो अगर बारिश हुई और एग्रीकल्चर सेक्टर छाता लेके बैठ गया और इंडस्ट्री और सर्विस को भीगने दिया तो नहीं चलेगा. एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी ग्रो होंगे, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही बाकी दोनों सेक्टर जुड़े हुए हैं. और इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को कौन सा दर्जा दिया था, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. याद आया. चलिए फिर आगे देखते हैं. इट विल ऑल्सो प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. मतलब क्या कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हो गया तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो जनरेट करेगा ही करेगा, जो हमने पहले भी देखा था दैट a heavy percentage of population is dependent on agriculture for the purpose of employment opportunities. उसके अलावा अर्बनाइजेशन होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट इस समस्या का भी समाधान निकालेगा. पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट villages into towns if agriculture sector is progressing fast, because एग्रीकल्चर सेक्टर से ही अगर इतनी अच्छी इनकम मिलती है तो हमें इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर गांव में शुरू करना नहीं पड़ेगा. और कन्वर्जन ऑफ
villages into towns, towns into cities will not be that speeded up the way it is right now, because agriculture sector would be self-sufficient to provide employment opportunities, to generate proper income, to maintain a standard of living. साथ ही साथ जो एक्सपांशन ऑफ सिटीज हो रहा है कि छोटे छोटे गांव को भी वो अपने अंदर ले रहा है, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि गांव अपने आप में उतने कैपेबल होंगे कि उन्हें किसी सिटी में मर्ज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अर्बनाइजेशन जिस तेजी से बढ़ रहा है एंड आर्टिफिशियल थिंग्स आर राइजिंग, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट को सैक्रिफाइस करके इंडस्ट्री और सर्विस जो अभी डेवलप हो रहा है वो सब करने की जरूरत कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी इफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। ठीक है, साथ ही साथ पीपल हैव टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। माइग्रेशन का जो समस्या है कि अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के वो शहर में जाके क्यों बसते हैं, क्योंकि गांव, विलेजेस, रूरल एरियाज are not capable enough to retain that crowd in the village itself, because there is no education, there is no employment opportunities। तो एजुकेशन के लिए उनको जाना पड़ता है, आगे नौकरी मिले उसके लिए शहर में जाना पड़ता है। वो माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चैप्टर 11 में डिटेल में देखेंगे। सो माइग्रेशन का प्रॉब्लम भी एक हद तक सॉल्व हो जाएगा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही अपने आप ग्रो कर लेता है इन द रूरल इकोनॉमी इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो अभी आप सबको मालूम है दैट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इज फेसिंग एन इश्यू, अ फाइनेंशियल इश्यू। सो ऑल द फार्मर्स आर रिमेनिंग पुअर। अगर इन फार्मर्स का हमें रैपिड अपलिफ्टमेंट करना है, रैपिड अपलिफ्टमेंट करना है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का, तो वो कैसे कर पाएंगे हम? बाय डेवलपिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। So, majority of the population will get an opportunity to earn income, और जब ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी तो सबको खाने कमाने का मौका मिलेगा, which means अभी जो ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ही पैसा जा रहा है वो खाली उन्हीं के पास नहीं जाएगा, वो गरीबों में भी बटेगा, क्योंकि फार्मर्स भी मेहनत करके अच्छा इनकम जनरेट करेंगे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होता है तो। ठीक है, सो एक एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करने से देश की बहुत सारी समस्या का समाधान मिल सकता है। वी विल बी एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस टू मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आर प्रिवेलिंग इन आवर नेशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमें मेजर्स लेने चाहिए टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि ये मेजर्स में हम क्या क्या लेंगे। सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पे हमें अटैक करना है, तो उसमें पहले क्या करना चाहिए? लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स लाने चाहिए। सो जमींदारी सिस्टम, रियायतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, इन सबका खात्मा हो जाना चाहिए। उनसे जो भी रेंट चार्ज किया जाता था उसको कम करना चाहिए। ओनरशिप ऑफ द लैंड शुड बी गिवन टू द फार्मर्स, और एक बार अगर जमीन वो फार्मर की ही हो गई तो रेंट का कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, सो ऑल दीज स्टेप्स शुड बी टेकन, वही सब लिखा होगा, देखते हैं आगे। पॉइंट नंबर 1, लॉ टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम टू प्रोटेक्ट टिलर्स, टिलर्स मतलब कल्टीवेटर्स, एंड कंट्रोल रेंट आर इंप्लीमेंटेड। सो ऐसे बहुत सारे लॉज हमने इंप्लीमेंट किए हैं जिससे फार्मर की कंडीशन क्या हो? इंप्रूव हो। अगर मान लो जमीन उनकी नहीं है तो वो रेंट पे करेंगे, इस रेंट पे भी कंट्रोल लाने के लिए हमने लॉ पास किया। साथ ही साथ जमींदारी सिस्टम में जमींदार इन लैंडलेस लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन न कर सके, इसीलिए हमने जमींदारी सिस्टम को ही बैन कर दिया। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन implemented by the government only and only to improve the condition of agricultural farmers। okay, चलिए फिर land to the tiller, law provides ownership of land to the farmers and this is how they can be stopped from exploitation। आज कोई किसी को एक्सप्लॉइट कब कर पाएगा?
जब कोई सुपीरियर पोजीशन में होगा और सामने वाला इंफीरियर पोजीशन में होगा। ये पोजीशन एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलती कैसे थी कि जमीन का ओनर मैं हूं लेकिन खेतीबाड़ी करोगे तुम, तो तुम्हें मुझे अच्छा खासा रेंट मेरे हाथ में धर देना पड़ेगा हर महीने, एंड दैट वाज अ मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर जमीन भी आपकी, मेहनत भी आपकी, तो क्या होगा, आपका ये आंटी जैसा वट होगा, आई एम द ओनर, दिस इज माई हाउस, एक एटीट्यूड आप में आएगा ऑफ द ओनर। एंड द वे ओनर वर्क्स, एम्प्लॉय डज नॉट वर्क। तुम्हें खुद के लिए काम करने में मजा आएगा लेकिन दूसरों के लिए काम करने में शायद उतना मजा ना आए। और मजा सब छोड़ दो, प्रोडक्टिविटी की बात करो। खुद के लिए जब काम करेंगे तो अपना खून अपने लिए ही अपनी बॉडी में दौड़ रहा है, ये बात कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। और अगर आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो आपको उतना मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो यू आर नॉट इंक्लाइंड टू go for increase in productivity when you already know that whatever I am doing, a majority of that is going to be taken by somebody else। ठीक है, so land to the tiller, ओनरशिप जमीन की अगर मिल गई फार्मर्स को तो उससे बढ़िया मूव और कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए हमने टेनेंसी लॉ भी पास किया था, लैंड टू द टिलर एक्ट भी पास किया था, जिसमें 10 से 15 साल तक अगर कोई फार्मर एक ही जमीन पे काम कर रहा है तो वो जमीन उसकी हो जाएगी, ऐसा हमने एक लॉ पास किया था। अंडरस्टूड? सो दीज ऑल स्टेप्स आर टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। दिस मे कॉज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी टू राइज। सीधी सी बात है, अगर इतने सारे पॉजिटिव स्टेप्स हम लेंगे फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए तो अपने आप उनमें मोटिवेशन आएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो जुनून से काम करेंगे, उनमें काम करने का जुस्सा आएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो सारी चीज आउटपुट में दिखेगी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू इम्प्रोवाइज। क्लियर? चलिए फिर आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अब बात को समझो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था फार्मर्स का कि उनके पास पैसा नहीं है, तो वो पैसे मांगने किसके पास जाते थे? जमींदार के पास जाते थे, साहूकार के पास जाते थे, मुनीम के पास जाते थे, श्रॉफ्स के पास जाते थे, पठान्स के पास जाते थे और लोन लेते थे। एंड दोज पीपल यूज्ड टू एक्सप्लॉइट देम बाय चार्जिंग 48% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 72% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सो ऑन। तो हमने क्या स्टेप लेना चाहिए कि इन अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास फार्मर कभी भी जाके पैसा ना मांगे। तो फार्मर पैसा मांगेगा तो किसके पास? इंस्टीट्यूशंस के पास, बैंक्स के पास। तो वो बैंकिंग सेक्टर को डेवलप करना है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को हमें डेवलप करना है कि फार्मर्स को आसानी से पैसा मिल सके फॉर देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। वही हमें करना है। लेट अस सी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स took place in India to provide credit and other monetary facilities to the farmers। तो हमने क्या किया? नेशनलाइजेशन कर दिया, जस्ट विद द ऑब्जेक्टिव कि हमें फार्मर को क्या देना है? क्रेडिट देना है। इसके लिए गवर्नमेंट की यही सोच थी कि फार्मर जिसको पैसा चाहिए तो भाई गिव हिम क्रेडिट ना, हु इज स्टॉपिंग? तो बोले गवर्नमेंट के स्टेप्स वर नॉट येट टेकन इन दैट डायरेक्शन, इसीलिए हमें वो स्टेप लेना चाहिए और वो स्टेप हमने लिया। कौन सा स्टेप? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ताकि बैंक्स इन फार्मर्स की मदद अच्छे से कर सके, बिकॉज दीज फार्मर्स डिजर्व क्रेडिट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, पहले भी देख चुके हैं, विच इज अ बॉडी ऑफ आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which was set up in 1982. Hey, Reserve Bank of India was not set up in 1982. NABARD was set up in 1982. Reserve Bank of India तो 1935 में सेटअप हुआ था, हम सबको मालूम ही है। ठीक है, टू स्पेशली फोकस ऑन विच सेक्टर? एग्रीकल्चरल सेक्टर। स्पेशल फोकस उसका खाली और खाली किस पे था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा उसे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को बिल्कुल नहीं देखना था,
इट्स प्राइमरी फोकस वाज ओनली एंड ओनली अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स। तो वो खाली किसकी नीड पूरी करेगा? फार्मर्स की नीड पूरी करेगा, जो ये पैसा किसके लिए मांगते थे? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही मांगते थे और उसे यूटिलाइज भी करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, ये भी हम पहले देख चुके हैं। एंड एलडीबीज मतलब लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, डेवलप्ड अंडर इट टू प्रोवाइड व्हाट? चीप एंड इनफ क्रेडिट टू इंडियन फार्मर्स। मतलब फार्मर्स जब भी इस इंस्टीट्यूशन के पास आते थे, आरआरबीज के पास जाते थे, एलडीबीज के पास जाते थे, तो उन्हें क्या लगता था कि यहां पर तो लोन अवेलेबल है एंड इट इज सुपर चीप, मतलब बहुत सस्ते में हमें लोन अवेलेबल करवाई जाती है यहाँ पे, इजीली एज वेल एज एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये फीलिंग उनको आए, इसीलिए हमने आरआरबीज भी सेटअप किया, एलडीबीज भी सेटअप किया, जिससे खाली और खाली किसका फायदा हुआ? फार्मर्स का फायदा हुआ, बिकॉज दे वर एबल टू गेट प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू दीज बैंक्स। एक तो लोन लेने के लिए बहुत हैवी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब लोन वाज अवेलेबल इजीली एंड ऑल्सो एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लोन इजीली भी मिला और सस्ता भी मिला, और यही चीजों की फार्मर्स को जरूरत थी, जिस कारण से वो अभी तक ऊपर नहीं आ रहे थे। तो उस पे भी हमने काम किया। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, क्योंकि दिस एंटायर वर्ल्ड इज अबाउट व्हाट? मार्केटिंग। हाउ यू पोजीशन योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, उसके बेसिस पे ही मैक्सिमम सेल्स होगा। सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑफ हाउ वेल यू वर्क, इट इज मोर इंपॉर्टेंट हाउ वेल यू नेटवर्क। समझ में आ रहा है? मतलब कैसा काम करोगे ये इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस काम को बेचने के लिए आपके पास कितना बड़ा नेटवर्क है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो नेटवर्क आपका कैसे बनेगा? मार्केटिंग से बनेगा, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने से बनेगा। और वही चीजों में फार्मर्स को टप्पे पड़ते नहीं थे। फार्मर्स वर इलिटरेट, they were not able to understand of what to market, where to market, how to position your product, ये सारी चीज उनको मालूम नहीं थी। तो उसमें हमें स्ट्रक्चर में इंप्रोवाइजेशन लाना चाहिए, और वो लाने के लिए हमने क्या क्या किया? लेट अस सी दैट। पॉइंट नंबर 1, रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन सेट अप। मतलब क्या? ऐसे मार्केट्स विच आर रेगुलेटेड, which are regular in nature and which have a proper system, ऐसे मार्केट्स होने जरूरी हैं। फॉर विच प्रोडक्ट्स? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो ऐसे मार्केट्स हमने सेटअप किए, हमने मतलब गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, टू क्लासिफाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज पर देयर क्वालिटी, एग मार्क वॉज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब दूसरे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी क्वालिटी का अश्योरेंस लाने के लिए, पता है ना ISI मार्क होता है। ओके, वैसे ही यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुपीरियर बताने के लिए एग मार्क होता है। सो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मार्क आएगा। ये मार्क जिन जिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे होगा, मतलब उनकी क्वालिटी टेस्ट हो चुकी है, उनकी क्वालिटी ओके है, ऐसा मार्केट को प्रोजेक्ट किया जाएगा, जिससे कस्टमर्स का एक ट्रस्ट बिल्टअप हो, फार्मर्स के प्रोडक्ट्स का एक स्टेटस भी बिल्टअप हो कि वी आर सेलिंग दोस प्रोड्यूस विच आर हैविंग एग मार्क। फॉर दैट पर्पस दिस स्टेप वाज टेकन इनटू कंसीडरेशन। ओके, उसके बाद देखते हैं। नेशनल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन एंड स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन स्टार्टेड, विच मीन्स जो भी प्रोडक्शन है वो फार्मर्स को हाथों हाथ बेचना नहीं पड़ेगा, उसको कोई उतावड़ नहीं है बेचने की, उसको कोई जल्दी नहीं है बेचने की। तो डेफिनेटली वो अपना प्रोडक्ट तब बेच पाएगा जब उसको
अपने हिसाब से उसका एक्सपेक्टेड प्राइस मिलेगा। तो तब तक इन गुड्स को संभाल के रखना पड़ेगा। तो फार्मर्स के पास सफिशिएंट स्टोरेज भी नहीं था, तो वो स्टोरेज को लाने के लिए नेशनल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन वाज स्टार्टेड, स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन वाज स्टार्टेड, which will provide warehousing facilities at cheap rate to Indian farmers। तो रेंट पे करो, खुद का वेयरहाउस नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉमिनल रेंट पे करो और अपना सामान इस वेयरहाउस में स्टोर कर दो। मार्केट में इन गुड्स को आप तभी निकालना जब मार्केट प्राइस इज हायर एंड इफ द मार्केट प्राइस इज एबल टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस। ओके, अंडरस्टूड। चलिए फिर सिस्टम्स डेवलप्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, मतलब हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे मार्केट में जो प्राइस है उसकी इंफॉर्मेशन फ्रीली पास हो, मार्केट नॉलेज जो है वो एक दूसरे के साथ लोग अच्छे से एक्सचेंज कर सके। ऐसे कई ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए हैं जहां पे विजिट करके आपको कहीं से भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मालूम पड़ सकता है। एट द सेम टाइम वी हैव एन एसोसिएशन built up at rural level, semi urban level and urban level, जो एसोसिएशन पूरे टाइम फार्मर्स के हित में ही बात करेगा। और आपको मालूम ही है कि ये जो भी स्ट्राइक है, लॉकआउट है, जो मोर्चे निकालना है, जो प्रोटेस्ट हैं, वो फार्मर्स इतने अच्छे से कैसे कर पा रहे हैं, ये एसोसिएशन के अलावा तो पॉसिबल नहीं है। All farmers have to be united, so proper communication should go to the farmers, और वो सारा communication, free flow of information, whether good or bad, both are available to the farmers so that they get basic information, a new piece of information received by them on regular basis। So market में information का free flow होना बहुत जरूरी है, ठीक है। So ऐसा system हमने बनाया। उसके बाद bottom price announced by government to protect farmers from market price changes, बराबर। सो बॉटम प्राइस अनाउंस हो गई, जिसको हम आजकल क्या बुलाते हैं, MSP, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि फार्मर्स को ये प्राइस के नीचे बेचने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कम से कम मिलेगी ही to all the farmers, and that is how government has taken this initiative of fixing the MSP, कि फार्मर के प्रोड्यूस को कौन सी प्राइस पे बेचना, उसका बॉटम लेवल तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। अब हमें ये सब तो मालूम पड़ गया कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में हमने ओनरशिप की बात करी, फाइनेंस की बात करी, एक स्ट्रक्चर की बात करी जो मार्केटिंग के लिए हो, इंफॉर्मेशन के लिए हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी हमने बात करी। लेकिन असल में कंट्री में क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या समस्याएं हैं, इन्हीं स्टेप से जुड़ी हुई वो समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे जो आएगा आपकी स्क्रीन पे। These are the two pillars of India. One defends the country, the other feeds it. Jai Jawan, Jai Kisan. But when elections approach, who is number one is clear. As was made clear yet again when as an election sweetener, the minimum support price or MSP was announced for this year's sowing season. We will buy from farmers at 150% above their cost price. Noted economist in his column Swanomics calls it Modi's biggest economic blunder, even more than demonetization. It may help Modi win the next election, but will dent India's long-term prosperity. To be clear, every government gives sweetheart deals to farmers, BJP or Congress. See Bisbo's story on farm loan waivers. But giving a 50% profit margin to farmers over their cost is asking for trouble. Problem 1, it will worsen droughts. How? For example, last year in Maharashtra, government offered SAP at 20 rupees over and above the MSP price per quintal of sugarcane. What are you growing? Sugarcane. Oh, me too. Even my neighboring farm is growing sugarcane. Because of which 32 million tons of sugar was produced as against demand of 25 million tons, which added with the stock of 3 million tons already existing resulted in a
steep crash in sugar prices and loss-making mills. Unfortunately, sugarcane consumes more water than other crops. With continuous droughts in Maharashtra, is it the right crop to grow? See Bismo's story on the Latur water crisis. Economist V.M. Dandekar showed long ago that the water used in 1 acre of sugarcane can be used in 3 acres if other crops were grown. Which brings us to point 2, uncompetitive production. The latest MSP for non-basmati rice in India is 18 rupees per kilo. But the international price? Hello, we are rice exporters. We want to sell rice in international market. Sure, the current international price is 12 rupees a kilo. Hello? Hello? That's right. Nobody will buy Indian rice at 18 rupees. Just like sugarcane, farmers are growing it only because of increased MSP. That fits neatly into number 3, insufficient storage infrastructure. If the excess rice can't be exported and can't be stored either, I have 200 kilos of rice. sorry, godown is full. This farmer will go to the APMC Mandi and try to sell it there. So will hundreds of other paddy cultivators who couldn't sell to the government at MSP. Leading to number 4, crash in prices. I want 50 kilos rice. How much? 18 rupees per kilo. That government will give you. If you want to sell to me, I'll buy for 10 rupees. Stuck between the devil and the deep sea, What do I do? I don't have a place to store it either. I need the money today. Okay, I will sell it at 10 rupees. I had expected to earn 2 lakhs selling it at 80 rupees. But at 10 rupees, I haven't even recovered my cost. How will I repay the money lender? leading many to number 5. The cycle completes with the government worried about losing farmer votes, leading to number 6. Rupees 34,000 crore farm loan waiver to the farmers of Karnataka. A recent study found farm loan waivers could rise to 2.7 lakh crore or $40 billion by election time of 2018-19. Which leads us straight to number 7, inflation. Now that the government bought rice at a higher price than the previous year, they need to sell it also at a higher price. Why is price of rice so high? Benji, nowadays government is selling at higher price. Inflation is nothing but a continuous rise in prices. Already the prices of several grains and dals have gone up. Now let's assume that to curb inflation, the government bore the loss and sold rice at 15 rupees a kilo. Who would pay for the 3 rupees loss? Right, the taxpayer. To add insult to this injury, middlemen with government connections make huge cuts. What happened? Godown is full. Government will not buy from me at MSP. Arey, I am there now. Why are you worried? I can do na. But at 14 rupees. Want? Now that's number 8, corruption. The 4 rupees in between is spread amongst middlemen and corrupt government officials. The MSP experiment has been tried in Europe in the 70s, who fearing war with Russia tried becoming self-sufficient in food by announcing higher than market prices. Result? Farmers produced too much butter, milk and wheat which was eventually wasted. Global Foods Waste Not Want Not study showed that 21 million tons of Indian wheat, equivalent to the entire production of Australia, is wasted every year. If farmers must be given benefits, then a direct cash transfer to their bank accounts is a better alternative. This can help in many ways. Now that I have the money beforehand, I don't need the money lender anymore. Telangana has pioneered this concept by transferring 4,000 rupees per acre directly to farmers' bank accounts. India needs to follow Telangana's example and computerize land records on a war footing. This way, the farmer can decide which crop is better suited for him rather than chase after MSP, which only leads to a glut of the highest MSP item in the market. Bizbo's Limerick. MSP is an artificial rate for which announcement the farmers wait. Then to the highest one they rush. Oversupply leads to a crush. To MSP or not is a growing debate. तो देखा आपने कि कैसे एक डिसीजन, एक स्टेटमेंट लीड्स टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स एट मल्टीपल लेवल्स। और इस वीडियो को देख के आपको मालूम पड़ गया होगा कि एमएसपी अनाउंस करो, मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइन करो, इन सब से बेटर मेजर कौन सा है कि फार्मर के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करो,
लेकिन पैसा ट्रांसफर करने के लिए फार्मर का क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट होना चाहिए। और इसी बैंक अकाउंट को खोलने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा स्कीम चालू किया था? जनधन योजना, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी टू द फार्मर्स इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव if you really want to help the farmers. Rather than taking all these steps, you transfer the money directly, okay, which was done successfully by Telangana. आपने वीडियो में देखा, ठीक है। Anyways, अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, that is agricultural research, okay. Illiterate Indian farmers, तो Indian farmers are illiterate, हमें पहले से मालूम है, क्योंकि रहते कहाँ पे हैं? गांव में। करना क्या है? खेती बाड़ी। तो बोले पढ़ लिख के करेगा क्या? इंडस्ट्री और सर्विस तो डेवलप हुआ नहीं कि उसमें तेरे को नौकरी मिले, तो झक मार के हमें जब फार्मिंग ही करना है तो हम आगे क्यों पढ़े? सो यही सोच इंडियन फार्मर्स को ले डूबेगी, क्योंकि अगर करना फार्मिंग है ना, तो बेटा फार्मिंग का भी कोर्स होता है, उसमें भी पीएचडी कर सकते हो। अगर सही इरादे आपके हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को और फ्रूटफुल बनाने के लिए, तो नॉलेज तो हर फील्ड का अवेलेबल है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली वो फार्मर्स पढ़ते नहीं है, दे आर इलिटरेट, सो दे आर नॉट एबल टू डू रिसर्च, सो दैट ड्यूटी इज एलोकेटेड टू नाबार्ड। अगर इंडियन फार्मर्स रिसर्च नहीं कर सकते, तो एक ऐसा संस्था हमने बना के रखा हुआ है जो ये रिसर्च का काम करेगा। जो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका काम क्या था? लबार्ड। चलिए फिर आगे देखते हैं। इट डज मेनी रिसर्चेस एंड गिव्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू फार्मर्स। फार्मर्स को नॉलेज देना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब किसका काम है? नाबार्ड का काम है, और वो ये काम अच्छे से कर रहा है। तो काफी सारे फार्मर्स को एजुकेशन मिला, नॉलेज मिला, ट्रेनिंग से उनके काम करने का तरीका भी चेंज हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। फार्मर्स लर्न टू प्रोड्यूस एज पर राइजिंग डिमांड एंड स्टार्टेड डूइंग मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। अब भी उस वीडियो में हमने देखा था कि फार्मर ने ज्यादा क्या बना डाला? शुगर केन। सो मार्केट में ये प्रोडक्ट का बिल्कुल डिमांड नहीं था, जो डिमांड था वो ऑलरेडी मीट हो चुका था, सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन वाज डन। और आपने ये भी देखा कि फॉरेन कंट्रीज ने भी एमएसपी अनाउंस करके यही गलती करी कि वहां पर मीट, मिल्क, फ्लैश ये सब ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे फार्मर्स, विच इज इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज, ओके। पोल्ट्री है, फिशरीज है, एक्सेट्रा। सो मार्केट को किन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, मैं वो ही ना बनाऊं ताकि मेरा प्रोडक्ट अपने आप मार्केट में बिक जाए, मुझे दर दर भटकना ना पड़े मेरे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो आई शुड प्रोड्यूस व्हाट इज डिमांडेड इन द मार्केट। सो योर विश इज माय कमांड एंड आई विल सप्लाई ओनली दोस गुड्स विच इज इन डिमांड। सो फार्मर्स ने ये सब सोचना शुरू कर दिया, मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती राज, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जन धन योजना एक्सेट्रा वर स्टार्टेड टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो पहला रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो रूरल एरिया में डेवलपमेंट आप कैसे ला सकते हो? बाय अपलिफ्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। पंचायती राज को हमने इंप्लीमेंट किया, तो ग्राम पंचायत के पावर्स हमने बढ़ा दिए ताकि वो लोकल लेवल पे फटाफट डिसीजंस ले सके इन द इंटरेस्ट ऑफ विलेजर्स। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज। जनधन योजना डिटेल में हमने 2 बार देखा है। ऑल दीज प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तुम्हें नहीं लगता थोड़ा ज्यादा हो गया? यस, इतना सारा काम हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे हैं, तभी तो 125 करोड़ से 140 करोड़ के बीच में जो जनसंख्या हमारी कंट्री में है, उसको भरपेट खाना मिल रहा है,
उसका सप्लाई कम नहीं हुआ है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ा है। ये सब ऐसे ही नहीं अचीव हुआ, ये सब इतना सारा काम करने के बाद अचीव हुआ है। और आज भी फार्मर्स अपनी कंट्री में क्या है बेटा, नाखुश हैं, बिकॉज दे आर नॉट गिवन अ प्रॉपर सोल्यूशन टू कम आउट ऑफ देयर नेगेटिविटीज, टू कम आउट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, बट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है, फार्मर्स भी अच्छे से कोऑपरेट करें तो बेटर रहेगा, तो फटाफट हम इस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे एंड वी विल स्टार्ट थिंकिंग इन सम अदर डायरेक्शन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं अदर मेजर्स। ओके, टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट लास्ट में है। ओके, सो हमने इसको यहां पर बी में इसीलिए लिया है ताकि अपने कंटेंट हाफ एन आवर का 45 मिनट्स का हो जाए। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के बाद सीधा अदर आ गया तो टेक्नोलॉजिकल गायब, ऐसा नहीं होगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फार्मर्स नीड टू बी एजुकेटेड फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, changing their working pattern, and they must be well informed about new technology। मतलब पहले तो उन्हें एजुकेट करो, फिर उन्हें कहो कि तुम्हारा काम करने का तरीका चेंज करो, और उसके बाद उन्हें ये बताओ कि हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज है मार्केट में, उसको फार्मिंग में इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। When they do all these three things together, when the farmer is educated, he has a vision, he has the ability to change in any circumstances that come across his life, that come across his business activities, and moreover new challenges से लड़ने के लिए हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, इनका इस्तेमाल करना भी हम शुरू कर देंगे। ठीक है, सो all these things are to be done as a part and parcel of other measures. Next, they should be awakened for bad customs of rural areas and not believe in fatalism। नसीब पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, जो लिखा है वो होके रहेगा। हम कौन होते हैं किस्मत को बदलने वाले? किस्मत से ज्यादा और टाइम से पहले न किसी को मिला था, न मिला है और न मिलेगा। इन सब चीजों से ऊपर आना पड़ेगा फार्मर्स को, इन्हें अपने काम में विश्वास रखना पड़ेगा, उन्हें उस कंसेप्ट में भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते। क्या मालूम वो भगवान हमारे भरोसे बैठा हो कि हमारा अपलिफ्टमेंट हमारे हाथों में है, क्योंकि सुना होगा आपने, गॉड ओनली हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। ये एक एजुकेटेड माइंड सोच सकता है, ये एक अंधविश्वासी दिमाग नहीं सोच सकता, एक ऐसा दिमाग नहीं सोच सकता जो फेटलिज्म का शिकार बन चुका है। ठीक है, सो फार्मर्स को भी ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए और उसके लिए इनकी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद न्यू मेजर्स लाइक एग्रीकल्चर फेयर शुड बी स्टार्टेड। मतलब आप अलग अलग जगह पे जो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनका डिस्प्ले एक फेयर में करें। जैसा आपने देखा होगा वडोदरा में अक्सर ऑन रेगुलर बेसिस प्रॉपर्टी फेयर होता है, फिर आपके स्कूल में होता था फन फेयर। ठीक है, वैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल फेयर करते हैं। कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बीटा का फेयर होता है, फिर बीटा के गरबा भी होते थे। सो ऑल दीज काइंड ऑफ फेयर्स ट्राई टू ब्रिंग ऑल दोज पीपल इन दैट कम्युनिटी एट वन प्लेस, ताकि आपको मालूम पड़े कि इस बिजनेस में क्या क्या चल रहा है। अब ऐसा ही फेयर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी होना चाहिए। एक ऐसा दिन या एक ऐसा वीक, एक बहुत बड़ी जगह पे अलग अलग फार्मर्स आएंगे, अपना अलग अलग प्रोडक्ट बेचेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे,
कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो उसको भी हम यहाँ, फार्मिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी है तो उसका भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. सो इन शॉर्ट एक ऐसा फेयर होना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस वेयर पीपल बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी, people belonging to this business come together at a single place and try and demonstrate what new things they have brought in their business. तो इससे इंफॉर्मेशन शेयरिंग फास्ट होगा, प्रोडक्ट्स बिकेंगे, पब्लिसिटी होगी, एडवर्टीजमेंट होगा, मार्केटिंग होगा. ठीक है. उसके बाद एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज लाइक कैटल रेयरिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिशरीज है, एक्सेट्रा मस्ट बी एनकरेज्ड. तो खाली एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग, क्रॉप्स को ग्रो करना, ये सब नहीं होता, हमें मालूम है. इससे जुड़ी हुई दूसरी एक्टिविटीज को भी हमें प्रमोट करना चाहिए. ठीक है. चलिए, द काइंड ऑफ इंडस्ट्री सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट बी स्टार्टेड. मतलब एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू सर्टेन इंडस्ट्रीज, तो वो इंडस्ट्रीज भी ज्यादा शुरू होनी चाहिए ताकि एग्रीकल्चरल आउटपुट का सीधा कैप्टिव कंजम्पशन हो जाए. कैप्टिव कंजम्पशन का क्या मतलब होता है कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू मी और हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि तुम जो भी प्रोड्यूस करोगे मैं खरीद लूंगा, मैं इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दूंगा. सो आपका तो एक रेडीमेड कस्टमर तैयार हो गया ना. वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर जो भी आउटपुट निकालता है उस आउटपुट को कहीं बेचने के लिए इसको मेहनत करनी ना पड़े, इस फार्मर को मेहनत ना करनी पड़े, सीधा कंजम्पशन कहां पे हो जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो जाए. तो ऐसी इंडस्ट्रीज ज्यादा शुरू करो विच विल एब्सॉर्ब, विच विल बाय एवरीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर का अपलिफ्टमेंट अपने आप होगा. ठीक है, क्योंकि रेडी मार्केट उनको मिल गया अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए. ठीक है. तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके बाय.